करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या क्या है, प्रीलिम्स में आरएएस के सिलेबस की शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। और मेंस के सिलेबस है वहां भी शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के साथ ही 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बौद्ध, जैन और आजीवक धार्मिक संप्रदाय, ये तो है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। और मेंस का आरएएस का क्या सिलेबस है, कल्चर, हेरिटेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लिटरेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टू ब्रिटिश एरा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक की भारत की जो सांस्कृतिक परंपराएं आ गई, धरोहर आ गई, साहित्य आ गया और उसमें कला आ गई। तो पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री तो पढ़ने अपने को प्री के लिए, और वो दूसरा जो जो लिटरेचर वाला पार्ट है, आर्ट वाला पार्ट है, वो पढ़ना है मेंस के लिए, ठीक है। सिलेबस सबके पास होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर सबके पास होने चाहिए। अब ये है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, किसी भी सभ्यता का नामकरण होता है सबसे पहले तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है। जैसे सिंधु रिवर है, ये सिंधु रिवर है जिसको इंडस कह देते हैं। जैसे यहाँ से निकलती है ये तिब्बत से निकल के और J&K से होती हुई ये चलती है ये पाकिस्तान में, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था, तो शुरू में ये लगा कि ये सिंधु नदी तक ही ये सीमित है। जैसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे, हड़प्पा खोजा था सबसे पहले पाकिस्तान में। तो ये लगा कि ये जो अपनी जो ये इसी रिवर वैली तक लिमिटेड है। दुनिया की सारी प्राचीन सभ्यताएं कोई ना कोई नदी के किनारे है ना, तो पीने के लिए पानी मिल जाए, खाने के लिए मच्छी मिल जाए, उसी के बाढ़ वाले मैदानों में अपनी फसल बो दो, सिंपल सी बात है। तो इसका नाम रखा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु की सहायक नदी है रावी, रावी के किनारे मिला था अपने को हड़प्पा, ठीक है। ये यहाँ वाले एरिया में, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है यहाँ कहीं, जो अपने पंजाब से जिसका बॉर्डर टच है, इन दोनों के बीच में है लगभग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में 500 किलोमीटर का फर्क है, ठीक है। यहाँ कहीं है, ये समझ लो, ये अपना पाकिस्तान वाला, ये हड़प्पा, ये जो है हड़प्पा से लेके और ये, ठीक है। तो शुरू में लगा कि सारी की सारी साइड्स हैं वो या तो सिंधु या इसकी सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, कि ये इसी एरिया में लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। ये मैप है, मैप पे चर्चा करेंगे बाद में, पहले इसकी क्रोनोलॉजी या कालक्रम पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता, एक नाम तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता है, दूसरा नाम क्या है इसका, हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा वो पहला स्थल था जहां खुदाई हुई थी। तो सभ्यता का नामकरण या तो जिस पहले स्थल की खुदाई हो उसके नाम पे रख देते हैं, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और इसको क्या कहते हैं, कैसी सभ्यता है ये, कांस्य युगीन है, कांस्य का यूज करते थे, कांस्य युगीन सभ्यता, इंडस वैली। यूनानी सिंधु नदी को क्या कहते थे, पीछे भारत बनाम इंडिया का विवाद चल रहा था, तो जो भारत में यूनानी आए थे, यूनानी आक्रमण होगा प्राचीन भारत में पोस्ट मौर्य एज से पहले। तो यूनानी जब जो यूनानी भारत में आए थे, तो सिंधु नदी को क्या बोलते थे, इंडस बोलते थे, हिंदू नहीं बोलते थे, इंडस बोलते थे, इंडस बोलते थे। तो इंडस नदी के इधर रहते थे, वो इंडियंस हो गए, तो नाम इंडिया हो गया। भारत बनाम इंडिया का विवाद चल रहा था ना पीछे। फिर जो जो ईरानी थे, ईरानी सिंधु को क्या बोलते, सैको है बोलते थे, ये राजस्थान के बिश्नोई बोलते हैं ना, सैको है वैसे। तो इन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, तो इधर जो सिंधु नदी के इधर रहता है वो हो गया हिंदुस्तान। ये सिंधु, ये इसलिए इंडस। जैसे अपन सिकंदर सिकंदर बार बार कहते हैं, जो यूनान का था उसका मूल नाम क्या था, मूल नाम, उसकी मम्मी ने तो नाम अलेक्जेंडर रखा था, हमने ही किया सिकंदर। तो जो दो लैंग्वेज का फर्क ऐसे हो जाता है बोलने में, है ना, उच्चारण की ऐसी भिन्नता आ जाती है। तो ये हो गया। अब देखो इसकी क्रोनोलॉजी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ ये पूछ लेते हैं। 1826 में एक व्यक्ति था चार्ल्स मैसन,
चार्ल्स मैसन कौन था? विवाद देखो, अंग्रेजों का अफगानिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, तो फर्स्ट इंडो अफगान वार था, उसमें एक ये सैनिक अधिकारी था, इसने हड़प्पा के टीले की खोज करी सबसे पहले, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर पे ही तो है ये एरिया। तो चार्ल्स मैसन ने क्या किया, हड़प्पा के टीले की खोज की, टीले की खोज की बात है। चार्ल्स मैसन के बाद अगला आदमी कौन आएगा, अगला इंपॉर्टेंट आएगा 1875 में अलेक्जेंडर कनिंगम। कौन था ये अलेक्जेंडर कनिंगम? ए कनिंगम जिसको कह देते हैं, ये ये एएसआई, एएसआई क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसका क्या था, महानिदेशक था। फर्स्ट महानिदेशक भी यही था, ठीक है। काम 1975 में इसने काम शुरू किया, जैसे इसलिए इसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का पिता। अब यहीं से ये भी देख लो, जैसे एएसआई जो है, इस एएसआई की स्थापना कब हुई थी? हम्म यहीं देख लो, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का गवर्नर कौन था इस समय? बेन कैनिंग, कैनिंग। गवर्नर कौन था भारत का जब वाइस राय कहने लग गए थे? कैनिंग था, कैनिंग के टाइम हुई। और प्रथम अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष भी नहीं होता इसका, डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक होता है। फर्स्ट डीजी कौन था? ये भाई साहब ही थे, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। लिखो फटाफट, ये अलेक्जेंडर कनिंगम ही इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे। खूब सारी चीजें आ गई। एएसआई अगर आपसे पूछ ले तो बता देना। आगे बढ़ो, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में धीरे धीरे उत्खनन चलता रहा। इससे पहले बीच में क्या हुआ, बीच में ये हुआ, दो बर्टन ब्रदर थे, जेम्स और विलियम। अंग्रेजों ने 1850 के बाद इंडिया में रेलवे लाइनें बिछानी शुरू करी। वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो ये हड़प्पा वाली ईंटें निकाल निकाल के उस रेलवे लाइन में लगा रहे थे। जैसे कालीबंगा वाली ईंटों से लोगों ने मकान बना लिए, ठीक है। उनको क्या पता, ये पुरातात्विक महत्व के, उनको ईंट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बीच में वो बर्टन ब्रदर्स भी आए थे। तो धीरे धीरे जब इस बात का पता है अलेक्जेंडर कनिंगम को लगा, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ एक्सकेवेशन किसने शुरू करवाया? अलेक्जेंडर कनिंगम ने यहाँ एक्सकेवेशन शुरू करवाया, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब एक व्यक्ति आएंगे 1921 में, इनका नाम क्या होगा? दयाराम सानी, पंजाब के रहने वाले थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। दयाराम सानी का क्या योगदान है? हड़प्पा का जो एक्सकेवेशन या उत्खनन है, वो पहली बार दयाराम सानी ने करवाया है ना, हड़प्पा का प्रथम बार उत्खनन। ये भी है ना, देखो अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना, पंजाब के रहने वाले थे, जयपुर में डेथ हुई। ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी रहे थे 1931 से 35 तक। ये दयाराम सानी और जो दूसरे राखाल दास बनर्जी है, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी, ये दोनों के दोनों जॉन मार्शल के असिस्टेंट। जॉन मार्शल भी एएसआई के डीजी रहे हैं। अब दयाराम सानी ने राजस्थान में कहाँ कहाँ उत्खनन का काम किया? दिमाग के घोड़े दबाओ। एक तो सांबर में किया है और एक विराटनगर में किया। पढ़ाऊंगा, राजस्थान पढ़ाऊंगा तो करवा।
ठीक है, सांबर में की इनकी किताब है। एक तो एक्सकेवेशन एट द रूम्स ऑफ सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने एक्सकेवेशन, 2 किताबें हैं सारनाथ पर इनकी। सारनाथ में खुदाई करवाई थी, और इन्होंने खुदाई करवाई थी सांबर में, करवाई है बैराठ में। डेथ इनकी जयपुर हुई थी। इतना डिटेल में नहीं जाना, बट ये याद रखना है, हड़प्पा के जो उत्खनन करता थे वो दयाराम सानी थे। अब यहाँ आपको ये भी बता देता हूँ, देखो आरएएस में और एसआई में किस तरीके के सवाल आते हैं। ये पहला टॉपिक है, इन सालों में, पिछले 5 सालों में इससे खूब सवाल पूछे हैं। एक तो कौन से स्थल की खुदाई किसने करवाई, एक्सकेवेटर या उत्खनन करता कौन था। दूसरा, उस साइट पे क्या मिला है, ठीक है, कांसे की नर्तकी कहाँ मिली है, पशुपतिनाथ की मुद्रा कहाँ मिली है, दूसरी टाइप का सवाल ये। तीसरा, कौन सी नदी के किनारे है, 3। और मेंस में भी डायरेक्ट हिट सवाल आता है, जैसे मेंस में आया था कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, तो जिसने ठीक तरीके से पढ़ा है, इस कॉपी से बाहर, इस स्लाइड से बाहर एक सिंगल सवाल नहीं जाएगा, आरएएस का एसआई का नहीं जाएगा, ठीक है। ये भी बता दूंगा आईएएस मेंस में क्या पूछते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं है। आपको ये लगता है कि पता नहीं आईएएस में क्या, बताऊंगा आईएएस में क्या, ठीक है। दयाराम साहनी ने ये काम कर दिया। 1922 में कौन आएंगे, राखाल दास बनर्जी, बनर्जी या बंदोपाध्याय, कोलकाता के बाबू मोसाई थे ये भी किसके दोस्त थे, जॉन मार्शल के असिस्टेंट थे, ठीक है। इन्होंने किसकी खोज करी, मोहनजोदड़ो की खोज, तो क्या करी, मोहनजोदड़ो में उत्खनन किया। ठीक है, इससे पहले तक सबको ये लगता था, अब ये मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो तो सिंध में है, ठीक है, तो ये प्रॉपर उसी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। इससे पहले जैसे ये सबको ये लगता था कि सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा ही है, बाद में पता चला इसके इक्वल साइज का एक मोहनजोदड़ो भी। बाद में अब 1921-22 के बाद में काम कौन संभाल लेंगे, 1924 में सर जॉन मार्शल आ जाएंगे। 1924 में सर जॉन मार्शल, इनका भी बड़ा काम रहा है, ये यहाँ दोनों जगह खुदाई करवाएंगे, ठीक है। और फिर 1940 के बाद कौन आ जाएगा, जैसे ये जो जॉन मार्शल थे ना, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिसर थे, जो आर्मी इंजीनियरिंग कोर होती है, आर्मी में ध्यान है के, आर्मी में एक इंजीनियर कोर होती है जो ऑब्स्टेकल वगैरह लगाने का काम करते हैं ना, बाढ़ लगा दिए, कहीं कहीं माइंस बिछाई, ये काम कौन करता है, आर्मी की इंजीनियरिंग। तो ये जो जॉन मार्शल थे, ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के ऑफिसर थे, ठीक है। और ये इससे पहले यूनान और क्रीट में 2 जगह पुरानी सभ्यताओं की खुदाई कर चुके थे, इनके पास एक्सपीरियंस था, तो ये यहाँ आए। फिर 1940 के बाद आएगा 1941 मान लो, मार्टिमर व्हीलर, एम व्हीलर खुदाई करवाएंगे यहाँ। ये दोनों जैसे जॉन मार्शल की तरह ये भी एएसआई के अध्यक्ष थे, मार्टिमर व्हीलर नाम है, बार बार आप इनका नाम पढ़ोगे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि तुम लोग जो, ये तो हो गई, जैसे क्षैतिज खनन हो गया ना, हॉरिजॉन्टल, ऐसे लंबा करते थे, इन्होंने कहा ऐसे मत करो, ये एक टीला है, इस टीले को पकड़ो, इसमें ये करो वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर खुदाई करो, एक के नीचे एक के नीचे एक, है ना, ठीक है। एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बस बस आपको ध्यान, ठीक है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, कौन कौन से, तो आ जाओ पीछे, इतना समझ आया। अब आ जाओ, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से, साइट्स या स्थल, बनाओ मैप। अपन अपने तरीके से बनाते हैं, लो मैं बना
बनाना, मैप बनाना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं। कुछ स्थल है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान ये हो गया। अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं? तारतुगोई और मुंडीगाग। तारतुगोई और मुंडीगाग। ठीक है, अब बात करते हैं, लगमान भी है, जैसे छोटा स्थल है, लिखना चाहो तो लगमान। ये सारे के सारे हो गए अफगानिस्तान में। अब ये यहाँ तिब्बत से चलती है सिंधु नदी, और ये करती करती ये आ गई सिंधु। अब इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। तो रावी नदी के किनारे कौन सा है? पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, पाकिस्तान वाले पंजाब में हड़प्पा। नीचे इससे लगभग 500 किलोमीटर दूर, या एग्जैक्ट देखो 483 किलोमीटर है, पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान में हैं दोनों के दोनों स्थल। मैं वो निकालता हूँ अपना, की बजाय अपना वो कलरफुल है वो मैप निकाल। अपना बोर्ड निकालते हैं ना, उसमें कलर वो हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, ये हो गई सिंधु। सिंधु के किनारे किनारे जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान वाले पंजाब में हो गया, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान वाले सिंध में हो गया। इन दोनों के बीच में गैप है लगभग 500 किलोमीटर का। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर नीचे है कौन सी साइट है? सनहुदड़ो। ठीक है, अब इधर है ना पाकिस्तान जो अपना है, ऊपर तो अपने पंजाब लग गया, सिंध लग गया, इधर पाकिस्तान का नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर लग गया, और इधर वाला पाकिस्तान का कौन सा है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में दो जगह है, सुतका को और सुतका गेंडोर। और इससे पहले सुतका। ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। ठीक है, ये जो डेजर्ट से लगता हुआ एरिया है पाकिस्तान का अपना, इसको बोलते हैं चोलिस्तान। ठीक है, ये हो गया चोलिस्तान। देखो इधर, अब पंजाब है अपना इंडिया वाला, उसमें दो जगह हो गई। पंजाब की मैं थोड़ी दूर लिख रहा हूं, रोपड़ और संगोल। रोपड़, संगोल। अपने हरियाणा की कौन कौन सी जगह हो गई? हरियाणा की हो गई, नए कलर से लिख देते हैं। हरियाणा की साइट बताओ। राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, और एक लेटेस्ट साइट है कुनाल। कुनाल, ये सारी की सारी हिसार जिले में लोकेटेड है। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की मोस्ट फेमस साइट कालीबंगा। छोटी साइट्स में रंगमहल और बड़ोपल आ गई। रंगमहल जो एलपी टेसीटोरी था, एलपी टेसीटोरी नाम सुना है क्या? उसने खोजी, वो अपन जब राजस्थान स्पेशलाइज्ड पढ़ेंगे तो करो। कालीबंगा आ गई। अब देखो ये वाला जो एरिया है ना, गुजरात के दो है, ये तो कच्छ वाला एरिया हो गया। कच्छ वाला एरिया होगा, तो कच्छ में कौन कौन सा है गुजरात के? हम्म, रंगपुर और लोथल तो नीचे वाले में है।
रंगपुर और लोथल तो है सौराष्ट्र एरिया में, और इधर हो गया लोथल, धोलावीरा और सुरकोतड़ा, गुजरात के धोलावीरा और सुरकोतड़ा। धोलावीरा हो गया, सुरकोतड़ा हो गया, ठीक है ना। धोलावीरा, सुरकोतड़ा, रंगपुर, लोथल और साथ में प्रभास पाटन भी है। और नीचे लास्ट में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है, उसका क्या नाम है? दैमाबाद। ये दैमाबाद देखना ताम्र पाषाणिक स्थल भी है और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भी है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ज्यादा डीप में जाओ तो ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो ताम्र पाषाणिक आधार पर निर्मित हुई थी। अब इस बात पे विवाद है, कई सारे स्थल ऐसे हैं जो बनाओ, स्पीड से बनाओ। कच्छ की खाड़ी में हो गए, प्रभास पाटन हो गया। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे। अब अपने जम्मू एंड कश्मीर में कौन से स्थल है? चेनाब नदी के किनारे मांडा। और राजस्थान हरियाणा हो गया। और यूपी में कौन सा स्थल है? आलमगीरपुर, उल्लास और सनौली भी है, छोटा स्थल है ना सनौली। ये हो गई, ये हिंडन नदी के किनारे है ना, यूपी में हिंडन नदी के किनारे। ये तो हो गई मुख्य मुख्य साइट्स इनकी, ठीक है। अब एक एक साइट पढ़ते हैं, पहले जर्नल फीचर पढ़ लेते हैं, फिर एक एक साइट पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का यही हो जाएगा। आरएएस की प्री फैक्चुअल, मेंस फैक्चुअल, तो प्रीलिम्स और मेंस को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। बढ़ो आगे। ये याद कर लेना आज, है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? हम्म, मांडा जेएंड के, मांडा जम्मू में है अब, ठीक है। और नीचे दैमाबाद। ये तो पता है ना, मैप वाला, नॉर्थ साउथ, और मैप में इधर क्या होता है, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। मांडा हो गया, दैमाबाद हो गया, इधर कौन सा होगा? तुत्का गेंडोर, बलूचिस्तान में, ईरान बॉर्डर वाला जो एरिया है ना, पाकिस्तान से ईरान की बॉर्डर लगती है, जहाँ ग्वादर पोर्ट है, वो वाला एरिया। तुत्का गेंडोर हो गया, और इधर हो गया ठीक है। नदियां लिख लो, ये चिनाब नदी के किनारे है, ये हिंडन के किनारे है, ये गोदावरी के, और ये मकरान तट पर है, मकरान तट बोलते हैं इसको, मकरान तट। टोटल एरिया कितना हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का? कुल क्षेत्रफल कितना हुआ? कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट डेटा है 12,699 वर्ग किलोमीटर का एरिया, ठीक है। आगे आओ, देखो। अब अगर बात करें तो कि कहाँ कौन कौन से
तो कहाँ कहाँ फैलाव है इसका, इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी, पंजाब हो गया और सिंध हो गया और बलूचिस्तान हो गया और भारत में जम्मू हो गया। अब जम्मू और कश्मीर अलग हो गए है ना, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र। यूपी और नया यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा गुजरात और ये साइट्स लिखनी शुरू। जैसे अफगानिस्तान की हो गई लगमान, सार्तगोई या सार्तुगोई भी लिख देते हैं। अब ये पश्तो का शब्द है ना, सार्तगोई और मुंडीगाग। पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा में मोहनजोदड़ो, कन्हूजड़ो और जुदीर जोदड़ो भी है। अमरी है, अमरी और कोट दीजी भी है। ठीक है, बलूचिस्तान में तुतका गेंडोर, तुतका को। जम्मू में मांडा, भारत वाले पंजाब में रोपड़ और गोल। हरियाणा में अपने राखी गढ़ी, बनवाली या बनावली, मिताथल और कुनाल। ये सारे के सारे घग्गर, हरियाणा राजस्थान वाले घग्गर और चौतांग नदियों के किनारे है ना, यही लिख लो, हरियाणा राजस्थान में घग्गर व चौतांग के किनारे। बताऊंगा ये क्या है। यूपी में दो है, एक आलमगीरपुर है और दूसरा हुलास है। आलमगीरपुर और हुलास। गुजरात में लोथल, रंगपुर, तुरकोतड़ा, धोलावीरा। रंगपुर के साथ ही आ जाएगा प्रभास पाटन। रंगपुर के साथ प्रभास पाटन और रोजदी भी आ जाएगा, रोजड़ी या रोजदी। लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, सुरकोतड़ा और धोलावीरा। और महाराष्ट्र में एक है जो ताम्र पाषाणिक स्थल भी है, वो कहते हैं दैमाबाद। ठीक है।
ठीक है। अब बात करते हैं, देखो एक एक स्थल की बात करते हैं, कौन सा स्थल कहाँ है और उसमें क्या मिला है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा स्थल कहाँ है और उसमें क्या मिला है। शुरू करते हैं, ये मैं अपलोड कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, लिखते रहेंगे, थोड़ी स्पीड पकड़ो है। देखो एक एक स्थल से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले करो हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे। पंजाब, पंजाब का भी कौन सा है, मोंटगोमरी जिला है पंजाब का, मोंटगोमरी जिला। और पाकिस्तान, सबसे पहले इसको खोजा था इसलिए हड़प्पा के नाम पे नामकरण हो गया। ठीक है, अब इसकी खोज किसने करी थी, खोज व उत्खनन 1921, दयाराम साहनी। यहाँ मिला क्या क्या है, यहाँ मिला है वो देखो, देखो एक तो मिला है अन्नागार। अन्नागार क्या होता है, ग्रेनरी जिसमें अनाज रखते हैं। थोड़े दिन पहले तक अपने यहाँ कोठार होती थी, राजस्थान में होती थी ना। अभी उसमें लोहे वाली पेटी में रखते हैं, बड़ी सा वो, उसको क्या बोलते हैं, लंबी सी घरों में आपके यहाँ हरियाणा और जो गंगानगर हनुमानगढ़ के घरों में मिलती है। ठीक है, तो अन्न तो किसान तो कहीं ना कहीं अन्न को रखेगा ना, तो बड़ा अन्नागार मिला है। और अन्नागार ये वाला जो है, ये 2 पंक्तियों में 6 अन्नागार है। ठीक है, ऐसे 2 पंक्तियों में बना हुआ है, मोनजोदड़ो का अन्नागार भी है, लेकिन वो 2 पंक्ति में नहीं है, वो एक में ही है, आमने सामने नदी के किनारे ऐसे बना हुआ। ठीक है, और मिला है इसमें एक अन्नागार, दूसरा हो गया श्रमिक निवास। इसी के पास में जो अन्नागार है, इसी के पास में बना हुआ है श्रमिक निवास। ठीक है, एक कब्रिस्तान है जिसको बाद में नाम दे दिया था R37, है ना, R37 कब्रिस्तान। और क्या मिला है यहाँ, कांसे का बना हुआ इक्का। इक्का किसको कहते हैं, ब्लैक कार्ट या बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं ना, कांसे का इक्का। और शंख का बना हुआ बैल। और क्या मिला है यहाँ, और मिला है एक दर्पण जैसी संरचना मिली है ना, शीशे जैसी। और एक यहाँ के कब्रिस्तान से मिली है लकड़ी की पेटी, ताबूत जैसी, इसको कहते हैं कास्ट। पेटी को क्या कहते हैं, मंजूका। ये सारा सामान। एक और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी की मूर्ति मिली है, एक महिला की, और जिसके पेट से या जिसके गर्भ से क्या निकल रहा है, पेड़ निकल रहा है, उसको उर्वरता की देवी बोले, एम्ब्रियो, ट्री कमिंग आउट एम्ब्रियो ऑफ ए वुमन। इसका मतलब क्या हुआ, औरत के गर्भ से पौधे का निकलना। भाई महिला के गर्भ से ही तो जीवन की उत्पत्ति होती है ना सारी, तो उसको उर्वरता की देवी मानी है। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक मरण मूर्ति। मरण मूर्ति का क्या मतलब होता है, मिट्टी की मूर्ति जिसके गर्भ से
जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। हुआ दिखाया है। इसको उर्वरता की देवी कहते हैं। आगे जब धार्मिक विश्वासों पे आएंगे तो अपन इसको कंप्लीट करेंगे। उर्वरता की देवी, ठीक है। स्पीड से लिखो इसको। इक्का होती है बुलक कार्ट या बैलगाड़ी। अब आए मोहनजोदड़ो पर। देखो, सेकंड जो इंपोर्टेंट नगर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मर्तकों का टीला, हिंदी भाषा में। लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान। लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में है ये। खोज किसने करी? खोज व उत्खनन। राखालदास बनर्जी। अब करी 1922 में। देखो यहाँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हो सकती है किसी सभ्यता में, जो इंपॉर्टेंट या सुंदर चीजें हो सकती हैं, वो सारी मिली। यहाँ अवशेष या पुरावशेष क्या क्या मिले हैं? बोलो जल्दी। विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ जिसको कहते हैं, बहुत सुंदर बना हुआ। जैसे हवा महल का चित्र दिखाए तो आप समझ जाओगे कि जयपुर के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे इस सभ्यता का दर्शाने के लिए कोई चीज आपको किताब के कवर पे ग्रेट बाथ मिलेगा, बहुत जोरदार बना हुआ है। ठीक है, विशाल स्नानागार बताऊंगा आगे क्या क्या है, कैसे बना हुआ। एक तो विशाल स्नानागार है, और अरे सीधा नालियों पे पहुंच गए। इससे पहले अन्नागार भी है ना, अन्नागार या ग्रेनरी। ये एक सिंगल बना हुआ है और इसका साइज हड़प्पा वाले का जितना साइज है ना उसके बराबर ही है। वो दो पंक्तियों में, ये एक सिंगल में। और क्या क्या है? हम्म एक सभा भवन जैसी भी कोई चीज लगती है कि यहाँ कोई विशाल सभा भवन बना हुआ है ना, सभा भवन। ठीक है, अब आ जाओ जो चीजें। एक तो कांसे की नर्त की है, ये आरएएस मेंस में आया है। आरएएस, ठीक है, 15 वर्ड में आया था, बड़ा सिंपल सा है ना। कांसे की नर्तकी बताऊंगा क्या है आगे। कांसे की नर्तकी, और जैसे एक लड़की है कांसे की बनी हुई है, एक हाथ उसका कमर पे, एक हाथ आगे कर रखा है, इस हाथ में खूब सारी चूड़ियां हैं। तो देखने में ऐसे लगता है कि वो बस नाच जस्ट निकल के आने ही वाला था। नाच निकल रहा हो ना, नाचने से जस्ट पहले की मुद्रा होती वो है, तो उसको डांसिंग गर्ल कह दिया। और ये लोस्ट वैक्स मेथड से बनता था, लुप्त मोम प्रणाली। जैसे क्या करते थे, एक जैसे सांचा बना लेते थे, तो सांचे में जैसे मोम का सांचा हो गया, फिर जब गर्म करते तो मोम निकल जाता और पीछे कांसे की चीज बची हुई रह जाती। वो भी बताऊंगा आगे। लोस्ट वेस्ट लोस्ट वैक्स मेथड, लुप्त मोम प्रणाली से ये बनी हुई है कांसे की नर्त की, है ना। और क्या क्या है? पशुपतिनाथ की मुद्रा, नाथ की मोहर। इनकी मोहरें बड़ी इंपॉर्टेंट कला करती हैं। एक व्यक्ति योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पे 3 सींग है, एक तरफ उसके बाघ है, एक तरफ टाइगर है, एक तरफ गेंडा है, और नीचे पैरों की तरफ हिरण
और हाथी ये जानवर है तो उसको पशुपतिनाथ कह दिया। ठीक है। एक और कौन सी है इंपॉर्टेंट चीज, एक व्यक्ति, अगर आप देखोगे इंडस वैली की, तो एक व्यक्ति ने अलंकृत सोल ओढ़ रखा है, सर पे बाल नहीं है और चेहरा कुछ कुछ जैसे दाढ़ी मूछे हैं, देखने में ये लगता है जैसे मोदी जी हो। कभी देखा है क्या? उसको बोलते हैं पुरोहित की मूर्ति। दिखाऊंगा आपको, ये कल दिखाता हूँ, पुरोहित की मूर्ति। कांसे की नर्तकी, पशुपतिनाथ की मोहर, पुरोहित की मूर्ति। पत्थर की बनी हुई, पत्थर की पुरोहित की मूर्ति। ठीक है, बाकी करते हैं कल, इतना याद करना अच्छे से।